अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि डीप सीक के आते ही अ, अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर्स नीचे आ गया और सारे बड़े-बड़े स्टॉक्स जो है वो नीचे आ गए। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? इसको ऐसे ही देखता हूँ मैं कि दुनिया के अंदर जो ये मौशी जंग चल रही है, उस मौशी जंग में चाइना जो है एक कामयाब पॉलिसी मेकर के तौर पर जो है दुनिया में सामने आ रहा है और वो अपने आप को सुपर पावर साबित करने के लिए इस वक़्त फ़र्क इतना रह गया है कि सुपर पावर साबित करना है। पहले अमेरिका था, अब चाइना ने साबित करना है कि सुपर पावर है। तो ये वो फ़र्क है जो आप स्टॉक मार्केट में आपने डीप सीक के नाम पे देखा। डॉक्टर साहब ये चाइना ने जो दुनिया को एक सरप्राइज़ दिया है, एक इसका बैकग्राउंड क्या देखते हैं आप? किस तरह से उसने एक फ़ौरन ही मतलब इस तरह एक एक बड़ा सरप्राइज़ जो है दुनिया को दे दिया? देखें चाइना जो है वो दुनिया के एक अज़ीम मुल्क के तौर पे सामने आया और उसका एक बैकग्राउंड है। उनकी एक दिन की मेहनत नहीं है। उनके समझ लें कि आप अगर कहें तो उसकी 70 साल की एक मेहनत है और उस मेहनत का नतीजा आप देख रहे हैं। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई और सबसे पहली बात है कि चाइना ने अपने जो इज़्ज़त है, अपनी गैरत है, उसको मेंटेन किया। नतीजे में चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। अब वो इसको आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब चाइनीज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो है अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे, तो उसमें अमेरिका ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि चाइना जो है आगे सरप्राइज़ देगा। तो उसने बहुत सारी चीज़ों पे चाइना पर बैन लगा रखा था और चाइनीज़ ने ये रोना-गाना नहीं शुरू किया जैसे हमारे यहाँ का कल्चर है कि यार अगर वो कर्ज़ा नहीं देगा तो क्या होगा? तो हम जी। अल्टरनेट पे नहीं जाते। चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना के सामने जब भी कोई चैलेंज आया, तो उसने कहा कि इस चैलेंज के सामने झुकने से बेहतर है कि मैं अल्टरनेट पे जाके दूसरों को झुकाऊँ, कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। तो ये आप इससे अंदाज़ा करेंगे जब अमेरिका ने गिर्द इस तरह से घेरा तंग किया कि साउथ चाइना सी का रास्ता काट कर जो है इसकी जो है फ्यूल को रोका जाए ताकि इसकी इकोनॉमी डैमेज हो, इसके एनर्जी सेक्टर जो है वो तबाह हो। तो इसने क्या किया? अमेरिका से लड़ने की कोशिश नहीं की। इसने कहा कि मैं इस क्राइसिस से कैसे निकलूँ? इसने सोलर पैनल्स पे काम किया और दुनिया के 80% सोलर पैनल पे चाइना का राज है। ठीक है? और उसने सस्ता भी है। अल्टरनेट में अब क्या वो सन बना रहा है। सही है। इसमें दुनिया में लोगों के साथ क्या होगा, उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या होगा, उसकी इकोलॉजी के साथ क्या होगा। डॉक्टर साहब दुनिया को तो हम बाद में देखेंगे। ये बताएं चाइना हमारा पड़ोसी है और हमारा दोस्त मुल्क भी है, तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमें क्या फ़ायदा होना, हमारी इकोनॉमी तो हमारे पास इस वक़्त भी सिर्फ़ $150 बिलियन आ जाएँ, तो हम दुनिया के अंदर एक अमीर मुल्क के सफ़ में खड़े हो जाएँ। क्योंकि ये बड़ों की लड़ाई है, ये इकोनॉमी की जंग है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इस इकोनॉमी की जंग को आप रियल जंग की तरफ जाते हैं लेकर, तो नतीजा क्या होगा? फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को ख़त्म कर दे। जब लोग ही नहीं होंगे, आप उमैर साहब आप सोच रहे हैं कि यार मैं दुनिया पे हुकूमत करूँ और आपने लोगों को कत्लेआम शुरू कर दिया। जब लोग बचेंगे नहीं तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? तमाम बिज़नेस किससे चल रहा है? लोगों से चल रहा है ना, तो लोगों की मौजूदगी भी ज़रूरी है। तो चाइना की जो पॉलिसी ज़बरदस्त आई है कि जंगों में उलझने के बजाय ये लोगों के साथ उलझा, यानी कि उसे एंगेज किया अपने प्रोडक्ट की तरफ और नतीजा ये है कि आज इसकी इकोनॉमी कहीं से कहीं है। अब आप दूसरी तरफ देखें, चाइना की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उस वक़्त सैचुरेटेड है। इतने वहाँ पे घर बन चुके हैं कि चाइना में मज़ीद घरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ गए। उन्होंने फिर दूसरे सेक्टर पे काम शुरू किया। एग्रीकल्चर को इतना फ़ोकस करके चल रहे हैं और हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हमारे एग्रीकल्चर को ख़त्म करने की बातें की जा हुँ। रही हैं। हमारे यहाँ जो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं। उस पर आमों के बाग को ख़त्म करके आप डीएचए बना रहे हैं। मतलब वो देखें ना तो वो चाइना इस सूरत-ए-हाल में वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ़ हम पे यही कह सकता है कि भाई तुम हमारे साथ रह के हमारे पड़ोसी होकर भी हमें ना समझ सको, तो ना समझो। एक वक़्त आएगा कि तुम हमारे मुकम्मल तौर पर मोहताज होगे। तो हम चाइना से यही कुछ लेंगे, मोहताजी लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताएँ कि पाकिस्तान जो है, वो चाइना की इस दोस्ती से मुस्बत फ़वाइद कैसे उठा सकता है? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आपको फ़ोकस करना है कि चाइना ने क्या फ़ोकस किया। वो जंगों की तरफ नहीं गया, वो प्रॉक्सीज़ की तरफ नहीं गया, वो सिर्फ़
एक एजेंडे की तरफ गया कि हर तरफ जो है अपने माल को जो है फैलाना है। शुरू में चाइना का मजाक उड़ाया जाता था, बिलखुसूस हम इंडिया की साइड से देखते थे कि वो चाइना के प्रोडक्ट के बारे में वो कहते थे कि चले तो शाम तक वरना चांद तक, यानी बस बी शायद ग्रेड इस सी तरह ग्रेड से है प्रोडक्ट कि है। हाँ, कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, सॉरी ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने मुहावरा बनाया हुआ था। आज इंडिया आज इंडिया चाइना के करीब कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और चाइना का जो बुनियादी तौर पे जो मुकाबला है वो इंडिया के साथ है। और डीप सीक के आने के बाद भी इंडिया में मुकम्मल खामोशी है। वहाँ के जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं वो यही कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से कि आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब तो कहीं भी नहीं है। बल्कि आप ये नजर आ रहा है कि आप 500 साल पीछे कोई खुदाई ढूंढ रहे हैं जहां मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाए, उनके मसाजिद को तोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरीके से वो थोड़े से जज्बात में आए तो उनके ऊपर जो है खून नए खराबा नए उनका कानून किया लागू जाए। कर दिया जाए। तो आपका फोकस तो ये है, जो वहाँ के जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं वो इस चीज को वो कर रहे हैं। तो इंडिया को तो आप निकाल दें, इंडिया जब किसी खाते में नहीं है तो वो हमारे यहाँ लोग बड़े इंस्पायर होते हैं, इंडिया ने ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं कर लिया इंडिया ने। इंडिया के हालात बहुत ही खराब हैं अगर आप सही से स्टडी करें तो। वो हम सिर्फ पता नहीं पाकिस्तान से नफरत में या किस में अपने ही मुल्क को जलील करते हैं। ओवरऑल ये है कि हम इतने खराब नहीं हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम खराब नहीं है। हमारे जो आपके दफाई सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है, वो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस, इंडिया उसके करीब भी नहीं है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ इस सेक्टर ने अपने आप को हमेशा जो है एक ताकतवर बनाकर रखने के बारे में सोचा और वो आज तक वो पॉजिटिव कामयाब, चीजों को हाँ हाईलाइट करना चाहिए। वो आज तक कामयाब चले आ रहे हैं। अब जो लोग हैं जो उनके ऊपर बातें करते हैं कि वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप अगर पॉलिटिशियन है तो आप उनको क्यों इंगेज करते हैं अपने साथ? सबसे पहली बात ये, आप मुझे बताएं ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जब एक दफा बन गया तो बार बार तो उसमें तब्दीली नहीं हो सकती ना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन गया है तो आप उसके ऊपर मजीद पार्लियामेंट रखने की जरूरत क्या है? आप नेशनल असेंबली भी चला रहे हैं, प्रोविंशियल असेंबली भी चला रहे हैं, सेनेट भी चला रहे हैं, आप बिलियंस ऑफ रुपीस के जो है वो यहाँ पे जाया कर रहे हैं। तो जब आप इन्हीं चीजों को बचाएंगे और इस चीज बचाकर इसको जो है पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर लगाएंगे, तो आप सोचें कि चाइना की जो तरक्की है उसके मुस्बत असरात आप अपने अंदर भी लेकर आएंगे, आपकी सोच के अंदर ठहराव आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि चाइना ने सिर्फ ये नहीं कि आईटी को लेके बैठा, जैसे मैंने कहा ना कि चाइना जो है उसने जो आपके बुनियादी मजामीन हैं उन सबको साथ लेके चला है और आज तक चल रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंटेशन को जो है फोकस किए बैठे। आईटी बुनियादी तौर पर एक प्रेजेंटेशन का एक मेथड है कि आप अपनी चीजों को आसान करके एक एप्लीकेबल फॉर्म में लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन बेस क्या है? बेस ये है कि फर्स्ट करके जब फिजिक्स पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स से मुतालिक किसी चीज में आईटी को यूज करके उसको लेकर आएंगे ना। यार आपने फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया तो आप चीज क्या बनाएंगे? आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स कैसे क्रिएट होंगे किसी चीज के ऊपर? आप तो थिंकर नहीं बन सकते। आप केमिस्ट्री, आपके यहाँ केमिस्ट्री के अंदर एडमिशंस कम होने शुरू हो गए। आपके अंदर जो है वो जियोलॉजी को लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब आपके यहाँ एक ही ताला लगा होता है, आईटी आईटी आईटी। तो मेरे भाई अगर आईटी टूल्स है, आप उस टूल पे ही लेके बैठे रहे और बेसिक प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स आपके पास ना हो तो कब तक आप सर्वाइव करेंगे? तो ये है हमारी चीजें कि हम पॉजिटिवली चीजों को नहीं देखते, हम सिर्फ भेड़ चाल की तरफ जाते हैं। तो जितने भी लोग हैं दुनिया में कहीं पर भी देख लें आप, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो खत्म नहीं किए जा रहे। हमारे तो सब्जेक्ट्स ही खत्म किए जा रहे हैं। सिर्फ वो हर जगह अब तो ये है कि यूनिवर्सिटीज के बुरे हालात हैं और उसकी जगह एनजीओ ने ले लिया कि आए हम आपको काबिल बनाए, कोई कहता है हम आपको हुनरमंद बनाए। और नतीजा क्या है कि आप सिर्फ एक वक्ती इंजेक्शन ले रहे हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए। आप अपने बीमारी को जड़ से काटने की कोशिश नहीं कर रहे। चाइना ने, जो कि भंग पीने वाली कौम थी, जी हाँ, उसने अपने आप को नशे से निकाला, ठीक है। और वहां की जो कयादत आई, उस कयादत ने, हर आने वाली कयादत ने पिछली कयादत से बढ़कर काम किया।
नतीजा आपके सामने है। हमारे यहाँ क्या है कि हर आने वाली क़यादत पिछली पिछली क़यादत क़यादत से से करप्ट बदतर ही आ रही है। वो करप्ट तो मैं जुमले नहीं कहूँगा, बदतर इस सेंस में कि आपकी कोई पॉजिटिविटी नहीं है। आप जिस सेक्टर में आपको खर्च करना चाहिए, आप वहाँ खर्च करने के बजाय आप अपने लिए आपके महकमे जो है वो अपने लिए महँगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अवाम जो है वो उनके पास बिल देने के पैसे नहीं है। आप अपने एमएनए एमपीएस की ज़रूरत क्या है? बाहर रोज-रोज कानून तो नहीं बनता, आप क्यों लेके एमएनए एमपीएस को लेके चल रहे हैं? क्यों सेनेट को लेके चल रहे हैं? ये काम आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी हो तो आप अवाम के साथ बराह रास्त रेफरेंडम के ज़रिए तो कर सकते हैं। बेसिक कानून साज़ी के लिए आप जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो हर डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम को जो है एक एडिशनल जो है वो दे दें, आप मेंबरशिप दे दें उसकी कौमी असेंबली की, और सिंपल कानून वहाँ से पास करवा दें। तो आप सोचें, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम जब तक खुद को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम कभी भी जो है किसी तरक्की करने वाले मुल्क से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते।